नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में नवगठित एकनाथ शिंदे सरकार ने 99 के मुकाबले 164 मतों के साथ विश्वास मत हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के अवसर पर उनके कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री आज दोपहर बाद गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, चुनौतियों के बावजूद देश में सहकारिता आंदोलन सशक्त हुआ है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के जांगला गांव में आज सुबह एक बस के खाई में गिर जाने से 12 लोगों की मौत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने घटना पर दुख व्यक्त किया। पल्लिकल में दूसरे एक दिवसीय महिला क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने भारत के सामने 174 रनों का लक्ष्य रखा और सानिया मिर्जा तथा उनके क्रोएशिया जोड़ीदार ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं कनकलता। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज अमृत महोत्सव क्विज का 93वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, उस 16 वर्षीय तमिल बालिका का नाम बताएं जिसने दक्षिण अफ्रीका में उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष में अपने प्राण न्यौछावर किए और जिसे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की प्रेरणा कहा था। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। और अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र में हाल ही में बनी भाजपा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। सत्ता पक्ष को 164 मत मिले जबकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन के पक्ष में 99 मत पड़े। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 2 दिन पहले जब एकनाथ शिंदे अपने समर्थक विधायकों समेत मुंबई लौटे तब उन्होंने संवाददाताओं से कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव और विश्वास मत परीक्षण अब महज एक औपचारिकता बन गई है। आज उनके शब्द खरे साबित हुए जब शिंदे और भाजपा के समर्थन वाली सरकार को किसी भी कठिनाई के बिना अपना बहुमत सिद्ध करने में कामयाबी मिली। हालांकि इस दौरान एक अलग कहानी सामने आई जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण, विजय वडेट्टीवार और प्रणीती शिंदे और एनसीपी के विधायकों समेत अन्य 17 सदस्य सभागृह में वोटों की
की गिनती के लिए दरवाजे बंद किए जाने के कारण अंदर नहीं पहुंच पाए, जिसके परिणाम स्वरूप विश्वास मत के खिलाफ मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या 100 से भी नीचे यानी 99 पर पहुंच गई। इस दौरान आज शिवसेना को एक और झटका लगा जब पार्टी के एक विधायक संजय बांगर एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हुए और उन्होंने विश्वास मत के समर्थन में मतदान किया, जिसके कारण अब एकनाथ शिंदे को समर्थन देने वाले शिवसेना विधायकों की संख्या बढ़कर 40 पर पहुंच गई है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बधाई दी और सरकार चलाने के लिए पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। जीवन भावसार और कुणाल शिंदे के साथ मैं शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के भीमावरम में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के अवसर पर उनकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि देश की आजादी के लिए रंपा क्रांति के 100 वर्ष भी पूरे हो गए हैं। आज एक और देश आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो साथ ही अल्लूरी सीताराम राजू गारू की 125वीं जयंती का अवसर भी है। संयोग से इसी समय देश की आजादी के लिए हुई रंपा क्रांति के 100 साल भी पूरे हो रहे हैं। सीताराम राजू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनके अदम्य साहस से प्रत्येक भारतीय को प्रेरणा मिली है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में खुशी जाहिर की कि महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू ने बड़ी बहादुरी के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नया भारत उन सेनानियों के सपनों का भारत होना चाहिए जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में हमने जनजातीय कल्याण के लिए अल्लूरी सीताराम राजू के सिद्धांतों पर चलते हुए पूरी निष्ठा के साथ काम किया है। उन्होंने अपना जीवन आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए, उनके सुख दुख के लिए और देश की आजादी के लिए अर्पित कर दिया। सीताराम राजू गारू ने जब क्रांति का बिगुल फूंका था तो उनका जय घोष था मनदे राज्यम, मनदे राज्यम, यानी हमारा राज्य। सीताराम राजू गारू ने जब विदेशी हुकूमत के अत्याचारों के खिलाफ जंग शुरू की थी तब उनकी उम्र केवल 24-25 साल थी। 27 साल की छोटी उम्र में वो इस भारत माता के लिए शहीद हो गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार देश में जनजातीय गौरव और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए आदिवासी संग्रहालयों की स्थापना की जा रही है। अल्लूरी सीताराम राजू मेमोरियल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम आंध्र प्रदेश के लांबासिंगी में बनाया जा रहा है। आजादी की लड़ाई में आदिवासी समाज के अप्रतिम योगदान को हर घर तक पहुंचाने के लिए अमृत महोत्सव में अनगिनत प्रयास किए जा रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार देश में आदिवासी गौरव और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए आदिवासी संग्रहालय बनाए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के लंबसिंगी में अल्लूरी सीताराम राजू मेमोरियल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी और केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी समारोह को संबोधित किया। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन भी कार्यक्रम में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट में श्री नायडू ने कहा कि अदम्य साहस के लिए पहचाने जाने वाले अल्लूरी ने रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने जनजातीय लोगों को अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। श्री नायडू ने कहा कि उनका निस्वार्थ प्रेम हर भारतीय को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल भारत सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर वे कई डिजिटल सुविधाओं की शुरुआत करेंगे। इनका उद्देश्य लोगों को प्रौद्योगिकी सुलभ कराकर जीवन यापन को सुगम बनाना और स्टार्टअप तंत्र को मजबूती प्रदान करना है।
डिजिटल भारत सप्ताह का विषय है नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। इस अवसर पर प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया भाषिणी का अनावरण करेंगे। श्री मोदी भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों में सफल स्टार्टअप खोजने, समर्थन करने, विकसित करने और सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय गहन प्रौद्योगिकी स्टार्टअप मंच डिजिटल इंडिया जेनेसिस का शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, कोविन टीकाकरण मंच, सरकार के ई मार्केट प्लेस जैसे इंडिया स्टैक ग्लोबल का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नागरिकों को माई स्कीम समर्पित करेंगे। श्री मोदी नागरिकों को मेरी पहचान एक नागरिक लॉगिन के लिए राष्ट्रीय एकल साइन ऑन भी समर्पित करेंगे। श्री मोदी चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत समर्थित 30 संस्थानों के पहले समूह की भी घोषणा करेंगे। समाचार कक्ष से मनोज। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल से आज शाम 4:55 से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत में सहकारी समितियों ने पिछले 100 वर्षों में उल्लेखनीय काम किया है। आज नई दिल्ली में सहकारिता के 100वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने सभी सहकारी समितियों से आगामी 100 वर्षों में और भी बेहतर काम करने का संकल्प लेने को कहा। अमित शाह ने कहा कि चुनौतियों के बावजूद राष्ट्र में सहकारिता आंदोलन लगातार मजबूत होता गया। हमारी संस्कृति का प्राण तत्व ही सहकारिता है और भारत ने पूरी दुनिया को सहकारिता को आगे बढ़ाने का, सहकारिता के विचार को देने का काम किया है। हमारे यहाँ भी लगभग 125 साल पुराना सहकारिता का इतिहास है। मित्रों, 30 लाख सहकारी समितियां दुनिया में और कई सारे देश उसमें से अपने जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा प्राप्त। भारत में भी 8,55,000 सहकारी समितियां बनी और भारत की लगभग 12 करोड़ की आबादी सीधी इससे आर्थिक जीवन यापन कर पाए। इस प्रकार से हमने इस मॉडल को खड़ा किया है। देश के 51% गांवों में कोई न कोई सहकारी समिति आज अस्तित्व मना रही। इस कार्यक्रम का आयोजन सहकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा किया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का विषय है सहकारिता की आत्मनिर्भर भारत और बेहतर विश्व के निर्माण में भूमिका। राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू झारखंड के सांसदों और विधायकों का समर्थन प्राप्त करने के लिए आज रांची दौरे पर हैं। श्रीमती मुर्मू झारखंड की पूर्व राज्यपाल भी रही हैं। वे आज रांची में विधायकों के साथ बैठक करेंगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन आज पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर आज लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने 100 दिन की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए 132 में से 97 वायदे सिर्फ 100 दिनों में पूरे कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने इस दौरान हर मोर्चे पर काम किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के जांगला गांव के पास आज सुबह एक निजी बस के गहरी खाई में गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। ये बस शेनसार से सेंज जा रही थी। जिलाधिकारी और बचाव दल मौके पर पहुंचकर बचाव और राहत कार्य में जुट गए हैं। घायलों को नजदीक के अस्पताल पहुंचाया गया है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को तत्काल 15-15 हजार रुपए की राशि देने को कहा है। श्री ठाकुर ने कहा कि घायलों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। उन्होंने मुख्य सचिव से अपने स्तर पर राहत और बचाव अभियान की निगरानी करने को कहा। श्री ठाकुर ने दुर्घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुर्घटना में छात्रों सहित कई लोगों के मारे जाने पर शोक व्यक्त किया है। एक ट्वीट में उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। राष्ट्रीय महिला आयोग ने नुपुर शर्मा पर समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव के ट्वीट का संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को लिखे पत्र में श्री यादव के खिलाफ अविलंब कानून सम्मत कार्रवाई करने को कहा। आयोग ने इस सिलसिले में निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की रिपोर्ट 3 दिन के भीतर देने को कहा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 197 करोड़ 98 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 16,135 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। वर्तमान में 1,13,000 कोविड रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.53% हो गई है। देश में अब तक 86 करोड़ 39 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। महाराष्ट्र में नवगठित एकनाथ शिंदे सरकार ने 99 के मुकाबले 164 मतों के साथ विश्वास मत हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के अवसर पर उनकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री आज दोपहर बाद गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, चुनौतियों के बावजूद देश में सहकारिता आंदोलन सशक्त हुआ। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के जांगला गांव में आज सुबह एक बस के खाई में गिर जाने से 12 लोगों की मौत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने घटना पर दुख व्यक्त किया। पल्लीकल में दूसरे एकदिवसीय महिला क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने भारत के सामने 174 रनों का लक्ष्य रखा और सानिया मिर्जा और उनके क्रोएशिया जोड़ीदार ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। बर्फ से ढके पहाड़, हवा के साथ झूमते चीड़ चिनार, झीलों पर तैरते शिकारे, हरी भरी घाटियों के दिलकश नजारे। आकाशवाणी समाचार आपके लिए लेकर आया है जम्मू कश्मीर विशेष श्रृंखला एक नई सुबह। हम बात करते हैं विकास की, निवेश की, पर्यटन की, संस्कृति की और रोज हो रहे बदलावों की। FM गोल्ड पर सुनिए हर शुक्रवार रात 9:15 पर आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति जम्मू कश्मीर एक नई सुबह। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि नए भारत के निर्माण में मीडिया की बड़ी भूमिका है। आज कालीकट में जन्मभूमि दैनिक के नए कार्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया ने देश को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि सुशासन ने देश में परिवर्तन को सुनिश्चित किया है और व्यवस्था को जवाबदेह बनाया है। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित करवाया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार प्रसारित कर रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार।
आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी से हम रोजाना प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की झलक। शरणागत तुमी स्वागत एशो एशो हे महामानव। आज की कड़ी में हम आध्यात्मिक और राष्ट्रवादी चिंतक स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका देहांत 4 जुलाई 1902 को हुआ था। भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति के बारे में उनके व्यापक ज्ञान के साथ साथ उनकी गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और मनुष्य के बारे में व्यापक सहानुभूति ने विवेकानंद को अपने संपर्क में आए पूरे विश्व के मनुष्यों को प्रभावित करने की शक्ति प्रदान की। 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने भारत और इसकी सांस्कृतिक धरोहर का प्रतिनिधित्व किया। I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. As the different streams, having their sources in different places, all mingle their water in the sea, so, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to Thee. भारत की आध्यात्मिक संस्कृति, विशेष रूप से वेदांत दर्शन की व्याख्या के मिशन के माध्यम से स्वामी विवेकानंद ने भारत की राष्ट्रीय चेतना को प्रेरित किया। उन्होंने वेदांत दर्शन की तर्कयुक्त और मानवीय शिक्षा के माध्यम से धार्मिक चेतना को समृद्ध किया। उनका मिशन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों के लिए था। तुमी साधन तुमी पूजन तुमी भक्ति कुसुम चंदन। मानवता प्रेमी स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी विवेकानंद ने 4 शास्त्रीय ग्रंथों की रचना की। ये हैं ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग। आकाशवाणी की ओर से महान देशभक्त संत स्वामी विवेकानंद को हमारा शत शत नमन। आज हम गांधीवादी स्वाधीनता सेनानी पिंगली वेंकैया को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 4 जुलाई 1963 को हुआ था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज उनके डिजाइन पर आधारित है। पिंगली ने सबसे पहले 1921 में उसे महात्मा गांधी के समक्ष प्रस्तुत किया था। पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था। वे अफ्रीका में आंग्ल बोयर युद्ध के दौरान दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सेना में थे। वहां पहली बार महात्मा गांधी से उनकी मुलाकात हुई। उस समय पिंगली मात्र 19 वर्ष के थे। पिंगली एक बार फिर विजयवाड़ा में गांधी जी से मिले और उन्हें ध्वज के विविध डिजाइन के साथ अपना प्रकाशन दिखाया। राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता अनुभव करते हुए गांधी जी ने पिंगली से नया ध्वज बनाने को कहा। उन्होंने नया ध्वज 1921 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया। आरंभ में वेंकैया ने लाल और हरे रंग ही उपयोग किए, लेकिन बाद में केसरिया रंग और बीच में चरखा तथा सफेद रंग का उपयोग किया गया। इस ध्वज को 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में आधिकारिक रूप से अपनाया गया। भारत सरकार ने उनके स्मृति में 2009 में डाक टिकट जारी किया। 2015 में आकाशवाणी के विजयवाड़ा केंद्र का नाम पिंगली वेंकैया कर दिया गया।
इस महान राष्ट्रवादी पिंगली वेंकैया को हमारा शत शत नमन। जननी जन्मभूमि सर्गादपि गरीयसी। आज हम स्वतंत्रता सेनानी हेमंत कुमार नायक का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 4 जुलाई 1932 को हुआ था। बंगाल के मेदिनीपुर के निवासी हेमंत 4 जुलाई 1932 को अखिल भारतीय कैदी दिवस मनाने के लिए अपने गृह नगर में आयोजित जनसभा में शामिल हुए। अधिकारियों की अनुमति के बावजूद पुलिस ने बलपूर्वक जनसभा को अवैध घोषित कर दिया और उसे तितर-बितर करने का प्रयास किया। जब लोगों ने तितर-बितर होने से मना कर दिया तो पुलिस ने गोलीबारी शुरू कर दी। वहां शहीद होने वालों में हेमंत कुमार नायक भी शामिल थे। इस वीर बलिदानी हेमंत कुमार नायक को हमारा शत शत नमन। इसके साथ ही ये कड़ी अब यहीं संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम में आईआरसीटीसी की मुख्य प्रबंध निदेशक रजनी हसीजा से विशेष भेंट प्रसारित करेगा। आकाशवाणी से विशेष भेंट में आईआरसीटीसी की मुख्य प्रबंध निदेशक ने बताया कि घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 21 जून 2022 से भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी का शुभारंभ किया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की पर्यटक रेलगाड़ी से दो देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को भी आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। शाम को जहाँ हमें मौका मिला है वहाँ हमने कल्चरल प्रोग्राम्स का भी अरेंजमेंट बीच बीच में किया है। हमने उनके एंटरटेनमेंट का ऑफ बोर्ड भी प्रबंध किया है और ऑन बोर्ड भी प्रबंध किया है कि अगर वो चाहें आके गाड़ी में एक स्थान बनाया गया है, पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ये थीम बेस्ड सर्किट है तो इसमें थीम के हिसाब से हमने वैसा ही कल्चर अंदर क्रिएट किया है। टूरिज्म जो है वो एक्सपीरियंस है और आई थिंक हमारे को वो एक्सपीरियंस दिलाने में हम दोनों सरकारों का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने यात्रियों को ये एक्सपीरियंस अनुभव करने का मौका दिया। ये अपने आप में एक अनूठा प्रयास था और हमें लगता है कि कुछ हद तक हम गेस्ट की अपेक्षाओं पर पूरा उतरे हैं। ये विशेष साक्षात्कार एफएम गोल्ड और अन्य अतिरिक्त केंद्रों पर रात 9:30 से सुना जा सकेगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में प्रमुख हत्यारे अंकित सिरसा को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की पंजाब में हत्या कर दी गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कॉम्पिटिशन्स की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो आपके लिए ऑल इंडिया रेडियो लाया है कार्यक्रम अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछते हैं सवाल 9289094044 पर या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर, जिसके जवाब एक्सपर्ट देंगे शनिवार रात 9:30 बजे। इस बार का विषय है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल और प्रश्न भेजने की अंतिम तारीख है 6 जुलाई। आपके सवालों का हम कर रहे इंतजार। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। पल्लिकल में श्रीलंका की महिला टीम ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 174 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारतीय टीम ने 11 ओवर में बिना विकेट खोए 59 रन बना लिए थे। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 173 रन बनाए। भारत की सानिया मिर्जा और क्रोएशिया के मैच पाविक की जोड़ी विंबलडन टेनिस के मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। आज उनका सामना ऑस्ट्रेलिया के जॉन पियर्स और कनाडा की गैब्रिएला डम्ब्रोव्स्की की जोड़ी से होगा। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। उस 16 वर्षीय तमिल बालिका का नाम बताएं जिसने दक्षिण अफ्रीका में उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष में अपने प्राण न्यौछावर किए और महात्मा गांधी ने इस बालिका को सत्याग्रह की प्रेरणा कहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाराष्ट्र में नवगठित एकनाथ शिंदे सरकार ने 99 के मुकाबले 164 मतों के साथ विश्वास मत हासिल किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम में स्वाधीनता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के अवसर पर उनकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, चुनौतियों के बावजूद देश में सहकारिता आंदोलन सशक्त हुआ है। सानिया मिर्जा और उनके क्रोएशिया जोड़ीदार ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।